स्वागत है आपका ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक बार फिर नोटबंदी का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है पूरे देश में। जो डेटा पेश किया गया है वो है 5,12,000 करोड़ रुपए का, यानी अब तक नोटबंदी का ऐलान होने के बाद से लेकर अब तक 5,12,000 करोड़ रुपए जो अनअकाउंटेड मनी था वो बैंकों में जमा हो चुका है। निश्चित तौर पर इसे सरकार अपनी एक बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार के इस कदम को लेकर आग बबूला है। विपक्ष ने जोरदार हमला किया संसद में। एक बार फिर राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा कल तक के लिए। मांग पूरे विपक्ष की एक स्वर में यही है कि प्रधानमंत्री खुद नोटबंदी का जो उन्होंने फैसला लागू किया है उस पर संसद के भीतर जवाब दें, देश को संबोधित करें। लेकिन यह जो डिमांड है यह सरकार की तरफ से मानी नहीं गई, जिसके बाद विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा कल तक के लिए। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर पीएम के बयान की ही रट लगाकर संसद के भीतर क्यों अड़ा हुआ है विपक्ष। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से खास बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नोटबंदी का असर पार्लियामेंट की कार्रवाई पर मुसलसल देखा जा रहा है। चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में नोटबंदी पर हंगामा आराई जारी रही। अपोजिशन के अरकान नोटबंदी पर वजीर-आज़म से जवाब देने की मांग करते रहे और इसकी जांच की मांग करते रहे। वही अपोजिशन की हंगामा आराई पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कई मर्तबा मुलतवी करना पड़ा। हम कोई डिसरप्शन नहीं कर रहे, हम आम जनता का आवाज जो गूंज उठ रही है देश भर में उसी को हम सुना रहे हैं। वही तो हमारा फर्ज बनता है जब हम पार्लियामेंट आते हैं कि समस्या किसी आदमी का हो तो उसको हल करने के लिए हम उनकी आवाज यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो नई क्या बात है, ये सवाल आप ये सरकार से पूछिए कि क्या मुसीबत भुगत रहे हैं आम जनता। ब्लैक मनी वाले कोई खड़े हैं क्या लाइन पे, क्यू में? 500 और 1,000 रुपए जो इलीगल घोषित किया गया है, इसके बारे में अगर कहता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, काला धन इस बहाने आ जाएगा, तो उसको और उत्प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी फैसले से हुई अफवाह के लिए राज्यसभा में करारदाद पास करके उन्हें खिराज अकीदत पेश करने की मांग की। अरुण जेटली ने अपोजिशन की तनकीद की, वहीं सीताराम येचुरी ने भी गुलाम नबी आजाद की मांग की हिमायत की। नोटिस दिया है सर आज का भी डिमोनेटाइजेशन, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने उन 129 लोगों के बारे में यहां और अच्छा किया। हम चाहते थे सब सदन करता है उनके लिए श्रद्धांजलि का रेजोल्यूशन यहां हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आना, यही हमारी मांग है, यही हमारी मांग है। पहले दिन आपने रूल 267 का नोटिस स्वीकार किया, उस पे बहस आरंभ हो चुकी है, बहस चल रही है, कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है। विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। लोग मरे हैं लाइन में खड़े होके, 11 बैंक कर्मचारी मरे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, वो दबाव की वजह से। अब ये लोग जो मरे हैं तरसते हुए, उनके लिए अपना हाउस श्रद्धांजलि अर्पित करे, ये प्रस्ताव है हमारा। हम चाहते हैं कि आप सदन की राय लीजिए, बहस होगी बाद में, पहले इस श्रद्धांजलि को आप अपनाइए, पहले ये सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे। नोट पर पाबंदी को लेकर ऐवान में हंगामे के सबब राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं अपोजिशन का वजीर-आज़म की मौजूदगी का मुतालबा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कुल मिलाकर संसद में गतिरोध अभी भी नोटबंदी के मुद्दे पर जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं कि जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं।
साथ ही साथ पटना का भी हम रुख करेंगे। निखिल मंडल साहब जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। और लखनऊ भी आपको लिए चलूंगा, तारिक सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, पहला सवाल आपसे। विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री को खुद राज्यसभा में आना चाहिए और नोटबंदी का जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, और देश में इतनी समस्याएं हो रही हैं इसको लेकर, क्योंकि तैयारियां सरकार की आधी अधूरी थी, पीएम को जवाब देना चाहिए, यह मांग क्यों नहीं मानी जा रही? देखिए, संसदीय जो परंपरा है, संसदीय लोकतंत्र है, उसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद का जो वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त मंत्री जी हैं, वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। बारंबार जो है सत्तारूढ़ दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार की ओर से ये बारंबार कहा गया है कि विपक्ष जो है वो एक स्वस्थ बहस के लिए आमंत्रित है। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर उनकी तरफ से जो भी सकारात्मक किसी भी तरह का सुझाव है, संदेश है, तो वो स्वीकारने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष को कोलाहल मचाना है, उसको स्वस्थ संसदीय परंपरा का अनुसरण नहीं करना है। ऐसे में सिर्फ कोलाहल और उसके माध्यम से मीडिया में सनसनी पैदा करके इस मुद्दे पर लोगों में संभ्रम फैलाने के अलावा विपक्ष का कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। इसलिए जो है इस तरह के मुद्दे पर अड़ा हुआ है विपक्ष। उसको जो भी उसके मन में सवाल आते हैं, उसके लिए संबंधित मंत्रालय के लोग जो हैं जवाब देने के लिए जब उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, तो उनसे प्रधानमंत्री ही सारे चीजों का जवाब दें। इस तरह का हठधर्मिता, ये विपक्ष लोकतंत्र को इससे स्वस्थ कहां कर रहे हैं? आप जो है एक तरफ तो कहते हैं कि जो प्रेम शुक्ला साहब, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि राजनीतिक इतिहास में हम ये जरूर देखते हैं कि रिपीटिशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से वो समय याद है जब आप विपक्ष में बैठे होते थे, आप विपक्ष में बैठे होते थे और कांग्रेस पार्टी के लोग यही दलील देते थे जो आप दे रहे हैं। उस वक्त भी यही मांग होती थी कि पीएम आकर बोलें, लेकिन पीएम बोलते नहीं थे, जिस पर बीजेपी के लोग और विपक्ष हंगामा करता था। आज भी वही हो रहा है। नहीं, सुन तो लीजिए जी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय के प्रधानमंत्री, वो एक असंवैधानिक शक्ति की कठपुतली मात्र थे। और आपको याद होगा ना कि किस तरह से एक कैबिनेट ने एक बिल पास किया और उस बिल को कैबिनेट ने राष्ट्रपति भवन में मंजूरी के लिए भेजा। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उस बिल को फाड़कर फेंक दिया। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जो है अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र की परिषद को संबोधित करने गए थे, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सिद्ध किया गया कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की कोई हैसियत ही नहीं है। एक बच्चा नहीं, वही बता रहा हूं ना। तो जो लोग इस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे थे, और जब प्रधानमंत्री अधिकार संपन्न ही नहीं थे, उनका मंत्रिपरिषद अधिकार संपन्न ही नहीं था, ऐसे में जो है जब वो किसी चीज का जवाब ही नहीं देते थे, तब ये बात होती थी। ठीक है प्रेम जी, ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जुटला रहा हूं, ये कांग्रेस ने जुटलाया था। मैं कौन होता हूं जुटलाने वाला? जी ठीक है, ठीक है। जैदी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब सरकार कह रही है, वित्त मंत्री खुद तैयार है, अरुण जेटली साहब जो इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर बार बार सदन की गतिविधि को खत्म करना, ना चलने देना, ये क्या जताता है? ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है कि आप चलने ही नहीं दे रहे सदन? समीर भाई, कोई भी कार्य प्रधानमंत्री अपने काम से अपने हाथ से करना चाहते हैं। हाँ। जो काम आरबीआई गवर्नर ने करना था, जो प्रेस आरबीआई गवर्नर ने करनी थी, वो प्रधानमंत्री को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आरबीआई के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो फिर उसका जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने इस चीज का ऐलान नहीं किया था। हाँ। दूसरे, अभी मेरे मित्र कह रहे हैं बीजेपी के मनमोहन सिंह ऐसी उसके साथ कहना चाहिए कठपुतली थे जो संवैधानिक संस्था नहीं थी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि नागपुर के अंदर जो बैठी है, क्या वो संवैधानिक संस्था है जहां से ऑर्डर लेके सारे काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं? दूसरे, प्रधानमंत्री जी अगर काले धन पे वाकई सीरियस हैं, तो मुझे ये बताएं कि कल से ये उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद कर देंगे? और अगर इनके जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसमें इन्होंने कितना पैसा किया कि जितनों भी उसमें खर्च हुआ सब कुछ चेक से पेमेंट हुआ है या कार्ड स्वेप किया है? ये बीजेपी को ये जवाब देना पड़ेगा देश को। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेता हूं। जिस परिवर्तन यात्रा का आपने जिक्र कर ही दिया है जैदी साहब शुरुआत में ही, प्रेम शुक्ला जी बता दीजिए, परिवर्तन यात्रा में जो खर्च हो रहा है सब चेक से पेमेंट हो रही है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए जा रहे हैं,
इन्होंने कहीं कैश में पैसा तो नहीं लिया जा रहा ना? तीन मुद्दे इन्होंने उठाए, तीन मुद्दे नहीं, इन्होंने तीन मुद्दे उठाए। एक पहला कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने देश को संबोधित किया। उसके पहले आरबीआई की मीटिंग ली गई, उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग ली गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, मुझे लगता है इसमें कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं दूर नहीं गया। तो पहले ये जो भ्रम है इसको दूर होना चाहिए। दूसरा इनका प्रश्न ये है, इनका ये कहना है कि परिवर्तन यात्रा, निश्चित तौर पर अगर 1 रुपए का काला धन परिवर्तन यात्रा पे खर्च होने का कोई सबूत दे दे, कोई सबूत दे दे, जो चेक से पेमेंट, और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अपने कार्यक्रमों का खर्च जो है वो चेक से देने की हमेशा से अभ्यास रहा है। वो काले धन के कारोबार में संलिप्त नहीं, इसलिए तो चिंतित नहीं है। जो काले धन में संलिप्त थे, ठीक है, जो हर कैंडिडेट को पैसे बांटते थे, जो चुनाव जीतने के लिए धन का, और चुनाव जीतने के बाद सत्ता को धनतंत्र में, जिन्होंने लोग जनतंत्र को धनतंत्र में तब्दील किया था, उनकी पीड़ा का प्राकट्य सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तारिक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक सिद्दीकी साहब, पहला सवाल तो आपसे यह कि संसद क्यों नहीं चलने दी जा रही है? देश की जनता को सवालों के जवाब चाहिए, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर संसद के भीतर उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों रोड़ा बना जा रहा है? जो शुक्ला जी कह रहे हैं, यूपीए 2 की मजबूरी ये थी कि प्रधानमंत्री उस वक्त जरूरत ज्यादा खामोश थे। मौजूदा सरकार की मजबूरी ये है कि सारा का सारा मंत्रिमंडल इनका इनइफेक्टिव हुआ पड़ा है। इट्स अ वन मैन शो। प्रधानमंत्री ही सारी चीजों का डिसीजन लेते हैं। आरबीआई गवर्नर के रूल जो उनके पावर थे, वो काम उनको करने देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को नहीं आने देना चाहिए था। अगर मुद्दा इतना बड़ा था कि उनको आरबीआई गवर्नर छोटा लग रहा है, तो अगर मुद्दा इतना बड़ा था कि आरबीआई गवर्नर, संसद के भीतर तो अरुण जेटली बयान देने के लिए तैयार है, आप मानने के लिए तैयार नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही हर मुद्दे पर बोले। भाई अगर ये, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी कैबिनेट जो है वो इनइफेक्टिव हो गई है। ये कदम इतना बड़ा था जिसमें अनाउंस करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने ना अरुण जेटली साहब को साथ लिया, ना आरबीआई गवर्नर को साथ लिया। अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो उस मुद्दे का जो रिपरकशन है, जो जनता झेल रही है, उसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी को ही दिया जाना है, क्योंकि आज देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं। 70, 80, 90% डिस्कशन हर जगह इसी के अराउंड सराउंड कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा कौन सा बड़ा काम आ पड़ा कि आकर के पार्लियामेंट में इस बात का जवाब नहीं दे सकते? इनसेंसिटिव। देखिए इसका बैकग्राउंड आप समझिए। हम जमहूरियत में रह रहे हैं, और जमहूरियत में अवाम सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। अगर जनता तकलीफ से गुजर रही है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। उसका जवाब आप आगरा में आप रैली कर रहे हैं, अरे किस बात की, क्या तुक है रैली करने का? वहां जाकर के मैं पूरी रैली को अगर आप देखिए तो कहीं उन्होंने अपनी सरकार का नाम नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं। अगर आप ही सब कुछ हैं, आपकी सरकार जीरो है, तो मुल्क का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। इसलिए अपोजिशन की ये मांग बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आए और अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है उस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। खान साहब, संसद क्यों नहीं चलने दी जा रही है? आपसे सवाल, जनता को तो जवाब ही चाहिए ना, वो चाहे अरुण जेटली दे दें या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आकर सदन के पटल पर दें। बिल्कुल सही। मुझसे पहले मैं सुन रहा था, एक जनाब बोल रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत ही अच्छी लगी। अब्बास साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम किससे बातचीत करें? इन मंत्रियों से जिन्हें मोदी जी खुद अहमियत नहीं देते। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी जी ने खुद कुछ नहीं बताया और ये फैसला लिया। तो उनसे बात करके क्या फायदा? इस बात में बहुत गहरा सच छिपा हुआ है। अब्बास साहब, नहीं खान साहब, ये तो आपने सोच लिया। ही नहीं आ रहे, वो खुद जब आएंगे तभी तो बातचीत होगी। मगर इससे पहले अगर वो आकर सवालों का जवाब दे देते हैं तो ऐतराज क्या है? अगर आपकी देश की जनता को तो जवाब चाहिए ना। मैं बस ये सवाल पूछ रहा हूं। अब उसके लिए जनता को जवाब ही ना मिल पाए, आप लोग इतना हंगामा करें, संसद चलने ना दें, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करें। जवाब नहीं है अब्बास साहब, इनके पास जवाब नहीं है। जिन लोगों को, बिल्कुल सही अब्बास साहब, वो आपका पॉइंट, जहां तक आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। मगर
देखिए, जिम्मेदारी और दायित्व है ऑपोजिशन का, विपक्ष का, कि वो सवाल उठाए और वहां पे लोगों की प्रोटेस्ट रजिस्टर करे। मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। हम चाह रहे थे कि ओबिचुअरी जो लोग गुजर गए हैं, और ये कोई नाजायज डिमांड नहीं है अब्बास साहब की, जो लोग गुजर गए उनकी ओबिचुअरी वहां पे रीड आउट किया जाए और शोक मनाया जाए उसके बारे में। ये लोग उसे मानने को तैयार ही नहीं थे, उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोल के हमें बदनाम कर रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं एक जो निखिल मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब, अभी मुझे जेडीयू का स्टैंड दरअसल इस पूरे मुद्दे पर, आज 13वां दिन है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि आप हैं किस तरफ। अभी जो सूरत हाल नजर आ रहा है उसमें दो तबके बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तबका तो वो है जिसको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि भाई ये देश के अच्छे के लिए मोदी जी ने ये काम किया है, इसलिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ मुश्किलें होंगी तो वो हम झेल लेंगे। दूसरा तबका जो है वो ये कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, हमारा जीना दूभर हो गया है, और उस तबके के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। जेडीयू जो है वो किस तरफ है? आप कभी तारीफ करते हैं, कभी आलोचना करते हैं किस तरफ आप? देखिए समीर जी, लोकतंत्र की राजनीति में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, और पॉजिटिव विपक्ष जो होता है वो अच्छे मुद्दे, जो देश हित के मुद्दे होते हैं या राजहित के मुद्दे होते हैं, उसके साथ होती है। तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये इतिहास रहा है, चाहे वो पहले भी कई मुद्दे देश हित को लेकर के आए हैं, उसमें नीतीश जी खुल के साथ दिए हैं। तो हमारा फर्स्ट डे से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेके आज तक इस मुद्दे के साथ है। आपने जो चीज किया उसके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से इस चीज को इंप्लीमेंट किया और जिससे अफरा तफरी का एक माहौल बना और कई मौतें हुई और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल हमने भी उठाए हैं। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बिना तैयारी के किया गया, ये लिया गया एक कदम है, जिसको लेकर के देश में एक अलग सा अफरा तफरी का माहौल बना है, और उस अफरा तफरी को आप कम कर सकते थे, कहीं ना कहीं उसको दूर कर सकते थे अगर ये प्लान्ड वे में होता। तो एकदम मैं क्लियर कट कह दूं कि चाहे वो जदयू का आप स्टैंड जानना चाहें या किसी प्रवक्ता का या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमारा स्टैंड क्लियर है कि इस मुद्दे के साथ हम हैं, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से इंप्लीमेंट किया गया पूरे देश भर में, उससे जो उपजी जो ये अफरा तफरी का माहौल है, उसको लेके हम वाकई चिंतित हैं। और इस प्रकार से इसे क्यों इंप्लीमेंट किया गया, इसको लेके हम कहीं ना कहीं जवाब चाहते हैं और क्लियरिफिकेशन चाहते हैं। पहली बात, दो तीन चीजें हैं, जवाब चाहते हैं और वो सिर्फ 60-65 मौतें अभी तक हो चुकी है। ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहां तक बातें आई कि उनके अलावा किन्हीं को कुछ पता ही नहीं था। जब वो मन की बात मन में ही रखे हुए थे, तो हम चाहेंगे कि वो तमाम चीजें जो उनके पीछे ये मनसा थी कि इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर के कहें, तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगा कि आखिर चाहते क्या था। दूसरी बात कि इसमें दिक्कत क्या है, आप देश में बोलते हैं, विदेश में जाते हैं, विदेश में बोलते हैं, रैलियां में बोल देते हैं, कुछ 1 घंटे का समय अगर आकर के आप पार्लियामेंट में देके क्लियरिफिकेशन दे दें, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल। प्रेम शुक्ला साहब, दिक्कत क्या है जब पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद है, एक स्वर में एक आवाज उठ रही है कि प्राइम मिनिस्टर सदन के भीतर इसका जवाब दे दें। लोगों के मन में जो शंकाएं आशंकाएं हैं, जो लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, उसका जवाब मिल जाए। पूरा विपक्ष एकजुट है, आप इससे बचेंगे कैसे? देखिए, विपक्ष किस तरह से देश को दिग्भ्रमित कर रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो ये करें, किसी को पता नहीं था भाई, पहले से पता नहीं की आवश्यकता नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से जो जिम्मेदार थे उनके साथ बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई, बस वो लीक नहीं कर सके, इसका इंतजाम किया गया है। उसके बाद आपने देखा वित्त सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तरफ ये कहते हैं प्रधानमंत्री के अलावा और किसी कुछ पता नहीं होता है, प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री उसका जवाब देना चाहते हैं, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। आप जब वित्त मंत्रालय जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब सुन लीजिए। कुछ आशंका बची होगी तो प्रधानमंत्री जी इस देश में जो है संसद के प्रति उनका दायित्व है, निश्चित तौर पर उसका भी जवाब। क्या वित्त मंत्रालय की जो है वित्त मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, उसकी संवैधानिकता को आप चुनौती देना चाहते हैं क्या कि वित्त मंत्री के जवाब सुनेंगे ही नहीं आप? तो ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है? ये कहां से लोकतंत्र सीखा जा रहा है? आप सिर्फ कोलाहल मचाने के लिए, लोकतंत्र की झूठी दुहाई देने के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या जो कर रहा है विपक्ष, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विपक्ष वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट हो तो संसद अभी भी चल रही है, उसमें आप अपने मुद्दे रखें। प्रधानमंत्री जी भी निश्चित समय पर एक प्रक्रिया के तहत उसका जवाब भी देंगे ना।
आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। एक तरफ तो कहते हैं कि आप तानाशाह हैं, ठीक है, आपके अलावा किसी को पता नहीं होता। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रेम शुक्ला साहब ने जो बात अभी की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे कि दिक्कत क्या है आपको? वो उल्टा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी बिल्कुल, जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा। प्रेम शुक्ला साहब की बात मैं सुन रहा था। देखिए, दो बातें हैं। एक तो हम लोग फर्क कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर साहब को हम इनवाइट कर रहे हैं, वजीर आजम साहब आप आइए और बोलिए, मगर वो उस पर राजी नहीं हो रहे। तो आपको इस बात पे क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। लोकसभा में हम कह रहे हैं कि आपको पहले, और सारी विपक्षी पार्टी की मांग है कि आप जितने लोग गुजरते हैं, और छोटा नंबर नहीं, 55 से 60 लोग गुजर चुके हैं और गुजरते जा रहे हैं आने वाले दिनों में, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप आके प्लीज एक उनके लिए जरा शो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कीजिए। तो ये फर्क है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि सरकार इस मांग को सीड नहीं कर रही। दूसरी बात, जनाब आप खुद देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब सबसे पहली स्पीच दी थी आके और बोला, जब ये स्कीम अनाउंस की थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है वो बहुत डिफेंसिव होते जा रहे हैं। कभी आके बोलते हैं मुझ पे वार होने वाला है, लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, कभी वो उसे नेशनलिज्म का दोबारा रंग दे रहे हैं कि जो लोग खड़े लाइन में वो देशद्रोही हैं और ब्लैक मनी होल्डर हैं और जो किसान है वो चैन की नींद सो रहा है। अरे जनाब, थोड़ी विनम्रता दिखाइए, थोड़ी इंसानियत दिखाइए। आप लोगों ने तो इसका मजाक बना रखा है। आप लोगों ने 14 दिन कहा था। दूसरी बात यह है, आप लोगों ने 14 दिन कहा था, आज 14 दिन खत्म हो गए मगर सिचुएशन अभी भी संभल नहीं रही। देखिए आप लोग जो और इस पे समीर अब्बास साहब, जैसे आप और डिबेट करेंगे बात होगी, आप लोगों ने एक हमें इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के सामने खड़ा कर दिया है और सिग्निफिकेंट जॉब लॉस होने वाली है। आप देखते जाइए कितना बुरा हाल होता है आने वाले दिनों में। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। और जिस बात का जिक्र मोहम्मद अली खान साहब कर रहे हैं, बाबा रामदेव का आज मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जो लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं वो देशद्रोही हैं। यानी एक बार फिर देशभक्ति और देशद्रोही की जो चाशनी है उसमें यह इशू भी लपेटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नोटबंदी पर सदन के भीतर पीएम के बयान पर ही क्यों अड़ा हुआ है विपक्ष, ये हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ब्रेक से पहले जिस बात का जिक्र हो रहा था और बाबा रामदेव का बयान भी आया है कि भाई अगर आप इस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं मेरी नजरों में। मुझे इस बात का डर है कि कहीं इस मुद्दे को भी देशभक्ति वर्सेस देशद्रोही की डिबेट में तो नहीं फंसा दिया जाएगा। ये हर मुद्दे पर देशभक्ति की चाशनी क्यों लपेट दी जाती है? देखिए, बाबा रामदेव जी योग गुरु हैं, संत हैं और अपना स्वतंत्र विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के ना तो प्रवक्ता हैं ना सरकार के अंग हैं। यदि उनको ऐसा लगता है तो उसका जवाब उनको क्यों ऐसा लग रहा है, इसका जवाब बाबा रामदेव जी ही बेहतर दे सकते हैं। नहीं, ना मैं इसका समर्थन करता हूं ना इसका विरोध करता हूं। एक स्वतंत्र विचार उनका है, उन्होंने किसी आधार पर इस चीज को पाया होगा। तो मुझे इसको देशद्रोह और जो है देश प्रेम की बजाय जो है राष्ट्र का कल्याण, देखिए डिमोनेटाइजेशन के फैसले से, विमुद्रीकरण के फैसले से अंततः ये क्रिसिल जैसी संस्था कह रही है, जो करप्शन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान है उसका कहना है, काला धन के खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय अभियान है उसका मानना है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज का मानना है, IMF का मानना है, वर्ल्ड बैंक का मानना है, बड़े बड़े अर्थ विज्ञानियों का मानना है कि इसका लाभ अंततः देश की अर्थव्यवस्था को होगा। तो ऐसे में अगर कोई हठधर्मता के वश इसका विरोध कर रहा होगा तो किसी के मन में इस तरह की आशंका प्रकट हो सकती है। लेकिन इसको जो है देश के कल्याण के मार्ग में, अगर किसी के मन में किसी की पीड़ा को लेकर कोई सुझाव नहीं, है, ये तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में इसका फायदा होगा। जो ब्लैक मनी अल्टीमेटली उसमें जिस तरह से शामिल हो गया था हमारी अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी का ये जो दीमक, इस पर रोक लगेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया इस योजना को, उस पर सबको दिक्कतें हो रही हैं, उस पर उसके खिलाफ सब लोग आवाज उठा रहे हैं। दरअसल तारिक सिद्दीकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पे। तारिक सिद्दीकी साहब। समीर अब्बास जी, आपको ध्यान होगा, एक मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, फिर आप उनसे ले लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने प्रथम वक्तव्य में ही इस बात को बहुत स्पष्ट कहा था कि ये पीड़ा का काल है, ये कष्ट होगा, हमारी जनता कष्ट झेल रही है, प्रसव पीड़ा का काल है, अर्थव्यवस्था में
जब एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी करनी है ठीक है। तो प्रसव पीड़ा का काल है, निश्चित तौर पर पीड़ा हो रही है, जनता को कष्ट हो रहा है, लेकिन मैंने पाया कि अधिकांश जनता जो है इस कदम का समर्थन भी कर रही है। जी 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 आज ठीक है तारिक बाबा सिद्दीकी साहब रामदेव के स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं शुक्ला साहब से पूछना चाहता हूं, आज बाबा रामदेव साहब अपने आप में एक अथॉरिटी कैसे हो सकते हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, लेकिन वो इस बात को अथॉरिटेटिव इसलिए रख रहे हैं कि जमहूरियत कमजोर होती चली गई है पिछले 2.5 सालों के अंदर, और प्रधानमंत्री के अलावा उनका मंत्रिमंडल बिल्कुल डिफंक्ट दिखलाई देता है। हाँ, प्रधानमंत्री का जो एक अपना अनअनाउंस्ड जो नवरातन है जिसमें बाबा रामदेव जी भी आते हैं और बहुत सारे बड़े बिजनेस हाउसेस भी आते हैं, दे आर द पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। वो जो कह देते हैं वो समझ लीजिए वही आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पे एक सवाल, बड़ा सवाल उठता है, इतना इनसेंसिटिव आप डेमोक्रेसी में अवाम को लेकर के नहीं हो सकते हैं। अब हमारा सवाल बार बार यही उठता है कि फैसला आपने जो लिया उस फैसले के साथ तो पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है, हमारी भी पार्टी खड़ी हुई है। साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद हो सकता है कि इकोनॉमी रिवाइव करे, हो सकता है, कोई क्लियर कट प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना जिस तरह से ये इल प्लान्ड है उसमें अगले 6 महीने तक साफ साफ दिखलाई दे रहा है कि लगभग सारे ट्रेड और सोसाइटी के हर स्टेटा का आदमी एक जबरदस्त तकलीफ से गुजरने जा रहा है। बहुत सारे लोग जाती तौर पे और बहुत सारे लोग बिजनेस के एतबार से हो सकता है सरवाइव भी ना कर पाए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दबाजी में जो लिया गया अगर आपका फैसला है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं तो उसके करेक्टिव मेजर लेने चाहिए, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर को साहब को आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, एक हेल्दी डिबेट लेना चाहिए, और अपोजिशन भी इलेक्टेड बॉडी है, उसके थ्रू जनता के दर्द को और दुख को समझ करके उसका हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से ये 50 दिनों की मुश्किल नहीं है, 50 दिन की मुसीबत नहीं है, ये मुसीबत लंबी खिंचने वाली है। जैदी साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर ये आरोप क्यों लगाया जाता है कि भाई इस देश में ऐसा हो गया कि अगर आप सरकार के फैसले पर सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही हैं, अगर सरकार के फैसले की आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं तो आप देशभक्त हैं। ये ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या हुआ ऐसा? समीर भाई, ये बीजेपी का ये अंध राष्ट्रवाद चल रहा है, इसे मैं अंध राष्ट्रवाद कहूंगा, जिसमें सोचने समझने की लोगों की सलाहियत को खत्म कर देना है। प्रजातंत्र है कहाँ? नहीं, लेकिन देखिए आप प्रेम शुक्ला साहब ने समर्थन नहीं किया बाबा रामदेव के बयान का। सुन लीजिए, मैं रामदेव जी पे जा ही नहीं रहा, मैं तो उससे आगे जा रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए ना जी कि अगर एक उस पे कहना चाहिए सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, अगर आप जी न्यूज की लाइन में खड़े होके पैसा लेना चाहेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी न्यूज की लाइन में अगर लग रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चल रही है ना, वो खिलाफ भी चल रही हैं, पक्ष में भी चल रही हैं, उसका हम जिक्र क्या करें? सर मैं मुकम्मल कर रहा हूँ बात को जी। और एक टीवी की लाइन में आप खड़े होके चलते हैं तो कहना चाहिए उसमें हत्याएं हो रही हैं। एक लाइन की आत्महत्या कर रहे हैं या मर रहे हैं। मेरा सवाल ये बनता है कि अगर ये जो मीडिया के अंदर जो मीडिया टीवी चैनल दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा भी दिखा रहे हैं, कुछ सत्य भी दिखा रहे हैं, अगर कोई रिपोर्टर सत्य दिखाने की कोशिश करता है और वो लाइन में खड़े होकर उनकी परेशानियों को गिनाता है तो 2 बाउंसर आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर गुड़ करते हुए, पूरे राष्ट्र ने देखा है, वायरल हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसे धमकाते हैं कि अगर यहां दिखाओगे तो अंजाम बुरा होगा। क्या ये प्रजातंत्र है? क्या यही राष्ट्र, ये अंतरराष्ट्रवाद नहीं तो और क्या है? क्या ये हिटलरशाही नहीं तो और क्या है? क्या प्रेम शुक्ला जी मेरे मित्र जो वीडियो में वो वायरल हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस गुंडे के ऊपर कार्रवाई करवाने की संतुति करेंगे? कहेंगे उस क्षेत्र की पुलिस से कि ऐसे गुंडे के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? प्रजातंत्र का मतलब है कि सत्ता पक्ष की ऐसा मुझे ये लगता है कि तारिक सिद्दीकी साहब को इसका जवाब देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है सिद्दीकी साहब, कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि मैं प्रेम शुक्ला साहब से पूछूंगा तो वो यही कहेंगे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, स्टेट मैटर है। इसलिए निखिल मंडल साहब से और तारिक सिद्दीकी साहब से ही पूछ लिया जाए इसका जवाब। तो सिद्दीकी साहब, नहीं, इन्होंने कहां का जिक्र किया है? नहीं, अकबर साहब ने कहां का जिक्र किया है? यूपी का जिक्र किया है, वो आप ही के स्टेट का जिक्र है, आप ही के स्टेट का जिक्र है। यूपी में भी कई जगह ऐसा हुआ है कि जहां पर रिपोर्टर्स पहुंचे और कुछ लोग पहुंच गए और धमकाने लगे कि भाई आप ये क्या दिखा रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो? तो ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो आप पर ही आएगी ना, निखिल मंडल जी पर ही आएगी, अगर बिहार में हो रहा है।
हाँ, लेकिन मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं कि सारी सरकारों के पास पुलिस की एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड व्यवस्था है जनरल लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है, उसमें पुलिस के सामने धमका रही, वो एक अलग मसला है। लेकिन मंडल साहब, आप भी क्या यही कहेंगे कि पुलिस की कमी है? अब कम से कम पुलिस की कमी का इशू तो यहां पर नहीं आना चाहिए। वो एक मसला मंडल तो साहब, अगर किसी के मन में, अगर रिपोर्टर्स के मन में ये आ रहा है कि अगर मैं ये सच्ची पत्रकारिता करूंगा, वहां जाकर सच बता दूंगा, देश के सामने सच रख दूंगा, और उसको उसके मन में अगर डर आ जाए, तो फिर तो ये बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी ना लोकतंत्र के लिए। तो ये तो देखिए, ये बजरंग दल या आरएसएस के जितने भी अम्ब्रेला, ये खुलेआम ये काम करते चले आ रहे हैं, और उसमें जितनी नकेल पुलिस लोकल डाल सकती है वो कोशिश करती है। समीर जी, मैं बोलूं कुछ? मैं आऊंगा तारिक साहब, आपने अपनी बात ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये सच्चाई है कि कोई भी रिपोर्टर या कोई भी चैनल अगर सत्य दिखा रहा है तो वो मोस्ट वेलकम है, और यही होना चाहिए। अगर आप चौथे स्तंभ के रूप में एस्टैब्लिश हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई और कहीं ना कहीं साफ सुथरी जो न्यूज होती है वो दिखलाना चाहिए। लेकिन आपने रामदेव बाबा का बात बोला, मैं तो ये कहता हूं कि पिछले 2.5 साल से, जब से लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी सरकार बनी है, तब से एक अलग सा माहौल बना है कि या तो बीजेपी और मोदी जी के फैसले के साथ रहिए तो आप देशभक्त हैं, अगर इनके खिलाफ कुछ बोलिए तो आप देश के विद्रोह में या अलग बात कर रहे हैं। एक अलग सा कॉन्सेप्ट बना के रखा गया है कि भाई या तो साथ रहिए तभी आप देश के साथ हैं। तो ये बड़ा अलग सा माहौल एक तो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं बीजेपी के साथी से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। अगर आप कह रहे हैं ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे या फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलेंगे, मैं चैनल पे एक दो चीज पूछना चाहता हूं। अगर आप इतने दावे के साथ कहते हैं कि सारे प्रिपरेशन के साथ आपने ये इंप्लीमेंट किया है, मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, जो राज्य कृषि आधारित 70% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ के कृषि आधारित है। अभी बुआई और रुपाई का समय है, एक किसान 8 से 10 घंटे बैंक जाता है रुपाई छोड़ करके, उससे जो उसे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जो अभी नहीं दिखेगा। 2 से 3 महीने बाद जब फसल का जो हिसाब किताब होगा तो उसमें निश्चित रूप से दिखेगा कि वो लॉस में चला गया वो किसान। तो क्या आपने सोच रखा है कि ऐसे किसान, ऐसे जो रोज काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे किसी को आप मुआवजा देने का आपने कुछ प्लान बना रखा है? अगर आप ये कह रहे हैं तो आप स्पष्ट यहाँ पे आप चैनल के माध्यम से ही बता दें, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस तरह का कुछ हमें बताते हैं तो। और अगर आप जवाब नहीं है तो इससे साफ मानेंगे कि दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, जिसका जिक्र तारिक सिद्दीकी साहब ने भी किया कि ये 50 दिन की मुसीबत नहीं है, ये लंबी खिंचने वाली है। और आज जो हम हाल देख रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हो या फिर जो छोटे दुकानदार हो, जो व्यापारी हो, मंडियों में काम करने वाले सब्जी वाले हो, हर कोई परेशान है। और कहा यह जा रहा है, एक अनुमानित ये डेटा है, ये कहा जा रहा है कि 70% कारोबार जो है उसमें गिरावट आई है ओवरऑल अगर हम देखें तो। अब मुझे पता नहीं कि ये कितना सही है ये डेटा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपकी कोई योजना है इसके लिए? समीर अब्बास साहब, शुरू से पहले दिन से आप देख रहे हैं कि जहां पर दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतों को दूर करने के लिए निर्णय भी लिया। अभी इन्होंने किसानों की बात मंडल जी ने कही, किसानों को आज ही निर्णय लिया गया कि बीज खरीदने के लिए उनको 500 के नोट जो है स्वीकार किए जाएंगे, पुराने नोट। किसानों के लिए जो है, देखिए किसानों का जो है अपना परिचय पत्र ले जाना है और उसके बीज खरीद सकता है बुआई, ताकि उसकी जो है सुचारू ढंग से हो। किसी भी प्रकार का किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, पेट्रोल पंप पे उन्होंने जो है 500 और 1000 टोल बंदी, उन्होंने तत्काल टोल के जो है जितने टोल बंदी थी पूरे देश में, टोल खत्म कर दिए गए। तो देखिए, जब डिमोनेटाइजेशन और जिस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए निर्णय भी हो रहे हैं। लेकिन उन सकारात्मक निर्णयों के बारे में चर्चा छोड़कर एक लकीर का फकीर बने रहना और बारंबार हर चीज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ला देना, बजरंग दल को ले आके खड़े कर देना। अब जो है बिहार या उत्तर प्रदेश में, आप सुन लीजिए ना तारिक साहब, एक एक करके प्लीज। अरे भैया, मेरे आफ्टर इफेक्ट पे ही अनाउंस करेंगे ना, आफ्टर इफेक्ट पे ही अनाउंस करेंगे ना। जब तक जो है ये देखिए, इनका ये कहना है कि किसी का अगर सर्जरी हो रही है तो सर्जरी के दौरान जो दवाइयां उसको 3 महीने बाद तक दी जानी है, तत्काल उसके मुंह में क्यों नहीं डाल दी गई? तो ये इस तरह के प्रश्नों उठाने से ये उम्मीद कर रहे हैं, कोई कल्याण नहीं। मुझे लगता है वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगर इतनी बड़ी योजना का ऐलान करने जा रही थी तो थोड़ी और तैयारियों के साथ उतर जाती तो लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। मोहम्मद अली खान साहब, एक छोटा सा तैयारियां अच्छी खासी है। आज राहुल गांधी का
ठीक है। एक ठीक है, 86% प्रेम जो जी, मैं मुद्रा समझ का गया आपकी बात। राहुल विमुद्रीकरण गांधी हुआ साहब का है, स्टेटमेंट मैंने उसमें सुना, एक प्रभाव वो कह आएगा, रहे हैं कि समय बिना लगेगा, मंत्रियों से और पूछे उसको फैसले सहकर लेते हैं उसको बेहतर नरेंद्र ढंग मोदी, से जो मन में आता है कैसे वो किया कर जा देते हैं। सकता है, अर्थव्यवस्था मतलब पर काम करना ये पड़ेगा, क्या, हो रहा इस है। बयान का क्या आधार है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो? कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, टायर, पेंट्स, सारे के सारे इंडस्ट्री का सुन नहीं पाया क्योंकि जी, मोहम्मद अली खान साहब, जल्दी से। आप दोबारा बोलेंगे सवाल अपना प्लीज। जी, मोहम्मद अली खान साहब, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है आज का कि बिना मंत्रियों से पूछे फैसले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो उनके मन में आता है वो कर देते हैं, वो अपने आप को एक लेवल ऊपर समझने लगे हैं। मतलब इस तरह के बयान का मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे थे वो? जी बात साहब, बात साफ है। जैसे अभी काफी लोगों ने बोला है बीजेपी में एक काउंटर नैरेटिव का कल्चर शुरू हो चुका है। आप बाबा रामदेव के बारे में बोले, बिल्कुल सही मिसाल दी आपने, और मैं देख रहा था मेरे भाजपा के मित्र ने इमीडिएटली कह दिया वो तो हमारे सदस्य ही नहीं, मगर वेंकैया नायडू तो हैं, सुब्रमण्यम स्वामी तो हैं, और इन लोगों ने भी यही बात कही आके, जो लोग इसके खिलाफ हैं वो देशद्रोही हैं। दुख की बात यह है कि किसी को अंदाजा नहीं था इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कोई इकोनॉमिक सलाहकार ये राय नहीं देता इंप्लीमेंट करने के लिए। लोग निकल के आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमारा आइडिया था, मोदी जी ने अपनाया, और ये वो लोग हैं जो शाखाओं में जो पुणे के इकोनॉमिस्ट हैं, आरएसएस से एफिलिएटेड इकोनॉमिस्ट हैं। तो बड़ा दुख होता है ये देख के। दूसरी बात देखिए, हम लोग ये समझ चुके हैं और मोदी जी ने भी बहुत क्लियर कर दी है ये बात कि पावर सेंटर अकेले वही है। 2.5 साल से उन्होंने बात क्लियर कर दी कि ये सरकार मोदी सरकार है और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये लोकतांत्रिक, ये डेमोक्रेटिक तौर पे नहीं चलती इनकी सरकार। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि मोदी जी आए, हम मोदी जी से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि वही पावर इस सेंटर पोजीशन तो में प्राइम कि वो मिनिस्टर जवाब होता ही दे है। पाएं। पावर सेंटर अगर वो है तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? उन्हीं की कैबिनेट है, वही प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। एक्चुअली अब्बास साहब, ये बड़ी दिलचस्पी की बात है, ये नहीं अब्बास साहब आपको याद होगा आजादी के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट उठा था सरदार पटेल साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। उसमें यही सब्जेक्ट मैटर था उसके, इज द प्राइम मिनिस्टर द सेंटर ऑफ पावर। मगर जैसे उस टाइम क्लियर हो गया, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, प्राइमस इंटर पैरिस। उन्हें जो भी वो फैसला लेते हैं कैबिनेट के साथ मशवरा करके, उसके प्रोज और कॉन्स वे करके उन्हें लेना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मशवरा करेंगे, लेकिन फैसला दोनों ही लेना है ना। यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब ने क्लियर कर दिया, जवाब ले लीजिए, आप लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जिन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज उन्हें नहीं है, जिन सब्जेक्ट्स की उन्हें समझ नहीं है, उस पर ऐसा फैसला लेने जिससे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। आप ये छोटे-छोटे जो प्रेम जी आप मुझे इजाजत दीजिए जरा बोलने के लिए। आप बहुत देर बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं इंटरफेयर किया। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग जो है राहुल गांधी कैबिनेट मंत्री, आप लोग लोगों के सामने कितना भी वो कर दे और देशद्रोही का जितना भी आरोप लगा दे, जो सिचुएशन बनती जा रही है उससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जमहूरियत के इतिहास में इतना बड़ा अपमान कैबिनेट का कि आप कैबिनेट में प्रस्तावित किया, कुछ चीज फाड़ कर फेंक दिया गया, लोकतंत्र की साक्षात हत्या हुई, और उस हत्यारे को जो है आप अध्यक्ष बनाने के लिए परेशान है। शुक्ला जी, आपको शर्म लोकतंत्र का हत्यारा राहुल गांधी, लोकतंत्र की अपहर्ता सोनिया गांधी, और इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण करके मार दिया था। हम लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं, आपको पीड़ा हो रही है। जी शुक्ला जी, खान साहब, बात ध्यान जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। अगर आप लोगों ने अभी भी ये रोल बैक नहीं किया या कोई फैसले नहीं उठाए जिससे लोगों का फायदा होगा, जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है, जनता आपको सबक सिखाएगी। ये कोई इमरजेंसी थोड़ा लगा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इसका फायदा होगा बीजेपी को आने वाले इलेक्शंस में या नहीं होगा, या फायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात तो है ही। ये जनता ही तय करेगी इस देश का, और कोई तय नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहस जारी है, बहस का आखिरी दौर ब्रेक के बाद। बात हो रही है नोटबंदी पर। संसद में जो गतिरोध चल रहा है उसकी विपक्ष पूरी तरह से आग बबूला है और एडमेंट है इस बात पर कि प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा में आकर इस मसले पर बयान दें। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप इस फैसले के खिलाफ हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन अब तक जो आज हमारे पास डेटा आया है वो है 5,12,000 करोड़ रुपए का। 5,12,000 करोड़ रुपए अब तक जो अनअकाउंटेड मनी था वो हमारे बैंकों में जमा हुआ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ गया है ये पैसा। तो ये तो आप मानेंगे कि अब इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा, और जो ब्लैक मनी दबा छुपा था वो भी अब बैंक्स में आ रहा है। जी अब्बास साहब,
ये मैट्रिक दिखाना कि इतने लाख करोड़ खाते में आ चुकी है बहुत अच्छी बात है, मगर डिस्पर्स कितने हुए आपके सामने आंकड़े होंगे, आप जानते हैं वो 7,100 करोड़, और ये भी बड़ा जनरस फिगर है, 7,100 करोड़ रुपए इन्होंने वापस जनता को दिए हैं। 82% का गैप है डिपॉजिट और विड्रॉल में। देखिए वो पैसा इकोनॉमी में था, ये कहना कि वो सारा काला धन था और उद्योगपति उसे इस्तेमाल कर रहे थे गलत कामों के लिए, बिल्कुल गलत बात है और ये इकोनॉमिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाती। देखिए वो पैसा जो था वो तो था ही ना, अगर किसी के घर में मान लीजिए कि हमने जमा करके ही रखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्लैक मनी है, अगर किसी ने जमा करके ही रखा तो अनअकाउंटेड था। अब 5,12,000 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पर तो उसका अच्छा ही असर पड़ेगा ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ गए पैसे। अब्बास साहब जी ठीक है, ये इसे आप एक्चुअली चलिए आपकी वाली बात मान लेते हैं, अगर पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है और उस पर टैक्स लागू हो रहा है अच्छी बात है, देश का फायदा होगा, मगर एक्सेस टू क्रेडिट एक बहुत बड़ी चीज होती है इकोनॉमी को जिंदा रखने में। अगर आपको और मुझे पैसा नहीं मिल रहा अपनी बिजनेस चलाने के लिए तो हम उसे कैसे सस्टेन करेंगे? हम एम्प्लॉयज को उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे, हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, ये इकोनॉमिक्स का बेसिस होता है। इसीलिए पैसा जमा हो गया, ये हो रहा है, ये मुश्किलात कितना वापस गया इकोनॉमी में। दूसरी बात जी, दूसरी अब्बास साहब जी, दूसरी बात अब्बास साहब देखिए, ये बहुत बड़ा, ये एक खास तौर से हिंदुस्तान में ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है कि कई लोग होते हैं वो गलत तौर पे पैसा इकट्ठा करते हैं उस टैक्सेस बचाने के लिए, मगर आपने खुद आंकड़े देखे और ये आंकड़े बार बार दोहराए गए हैं, 86% रूरल इंडिया के पास खाते नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि वहां पे बैंक्स ही नहीं है, एटीएम्स तो दूर की बात, बैंक की शाखाएं नहीं है, इसी वजह से लोग खाते नहीं खोलते। देश के 93% गांवों में बैंक ही नहीं है, खत्म हो गई, कोई ब्रांच ही नहीं। देखिए वो ब्लैक मनी नहीं था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रूरल एरिया में तो है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, हमारी सरकार में भी प्रॉब्लम थी, इनकी भी प्रॉब्लम है। अरुण जेटली साहब ने खुद बोला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द रूरल पुअर हैज बीन अ मेजर चैलेंज, मगर ये सबको भूल के इन लोगों ने फैसला बहुत सारी मुश्किलात हैं, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, आप इसकी इस योजना के तहत जो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आप उसके साथ हैं, कुल मिलाकर ये लबोलुआब नजर आता है। तारिक सिद्दीकी साहब, यूपी और बिहार की खासतौर पर अगर हम बात करें, निखिल मंडल साहब भी सवाल को सुन रहे होंगे, एक तरह से ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत हद तक सही बात भी है कि चुनावों में ब्लैक मनी का इस्तेमाल जमकर होता है। अब सरकार के इस फैसले से वो धनासेठ, वो नेता जिन्होंने काला धन जमा करके रखा हुआ था कि आने वाले चुनाव में खर्च करना है, लगाना है, उनको तो बड़ी दिक्कत होगी ही, ये मानेंगे आप? देखिए डिपेंड करता है कि किसको इसका फर्क पड़ेगा। इसका फर्क समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ने वाला है, इसका फर्क भाजपा को जरूर पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी के पास एक 4.5 साल का कंटिन्यूअस एक परफॉर्मेंस है। आप देखिए नोटबंदी के बाद भाजपा के नेता इंक्लूडिंग अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी पर रैली करके गाजीपुर से लेकर के आगरा और हापुड़ में अपनी बात और अपने को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बरक्स समाजवादी पार्टी पिछले 3-4 दिनों से लगातार आवाम को डेडिकेट करने वाली जो सहूलियत है, चाहे वो डायल 100 की हो, चाहे आगरा का एक्सप्रेस वे हो, वो बना करके उनको हैंडओवर कर दिया। और पॉलिटिकल जो प्रोग्राम थे, कल लिटरेरी सोसाइटी का, लिटरेरी कल्चर का एक प्रोग्राम था, उसको मुख्यमंत्री ने कैंसिल किया। जी। कल हमारे नेताजी का बर्थडे का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम मंसूख कर दिए गए। ये आवाम के प्रति सेंसिटिविटी है और इसका रिजल्ट हमको मिलेगा इलेक्शन में। बीजेपी उसके बिल्कुल बरक्स जा रही है। एक बात आपने पूछी थी, 5,73,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आ गए। मेरा सवाल दूसरा है आपसे। ठीक, मेरा सर मैं समीर साहब, मैं एक बात आपको कह दूं, एक बात मैं आपसे कह दूं, बैंक के पास ये पैसा कम ही क्यों हुआ? आज लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए खाली आपका पेट्रोलियम में जो सब्सिडी जाती थी वो बच गई, तो गवर्नमेंट के पास तो एडिशनल 2.5 लाख करोड़ क्रिएट हो रहा है। तो बैंक कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बड़े घरानों को जो पैसा आपने दिया वो लौट के नहीं आना है, इसलिए इसका पेट भरा जा रहा है। किन पैसों से आप भर रहे हैं? कैसे पता ये ब्लैक मनी आई है? क्योंकि 13,43,000 करोड़ 500 और 1000 के नोट है, उसमें अगर 5,43,000 करोड़ आया तो ये उन लोगों का पैसा आया जो सरकार से डरते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। उन्होंने अपनी जो 7,016 करोड़ रुपए जो गृहिणियों ने रखा था, जो विलफुल डिफॉल्टर्स थे, उनका जो कर्जा माफ किया गया, उसकी तरफ भी आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं सरकार का। मंडल साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जिसका मैंने जिक्र किया था। ब्लैक मनी जिस तरह से इलेक्शन में यूज होती थी, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है किस तरह से इस्तेमाल होता था यूपी बिहार हर जगह। क्या आपको लगता है उससे कमी आएगी? मोदी सरकार के इस फैसले के बाद एक बड़ा बदलाव आएगा?
नहीं, निश्चित तौर से देखिए ये समस्या जो यूपी बिहार का नहीं है, पूरे देश भर का समस्या था, जिसको लेकर निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि इस ब्लैक मनी पे तो रोक कहीं ना कहीं लगेगी। मैं बस 30 सेकंड का समय लेते हुए एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जितनी सारी समस्याएं हो रही है उसके पीछे एकमात्र रीजन है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो की समस्या को आप बहुत लेमैन की भाषा में मैं समझाऊं तो अगर जिस तरह से इन्होंने लागू किया उसे इस तरह से ना करके अगर नए नोट्स को ये जारी कर देते, 2 महीने तक अगर ये कैश फ्लो पूरे भारत भर में हो जाता और उसके बाद ये नोट को बंद कर देते, पुराने नोट को, तो ये समस्या ही नहीं आती। तो इतनी छोटी सी बात मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं समझ में आई, ये आश्चर्य है किंतु सत्य भी है। ठीक है, ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, आज उमा भारती का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था उसी को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, और लेफ्ट पार्टीज को तो बिल्कुल साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि वो सिद्धांत ये कहता था कि अगर एक आदमी के पास 12 कमरे का मकान है और एक कहीं पर 12 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं तो यह असमानता दूर होनी चाहिए। वो असमानता दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साथ खड़ा होना चाहिए। हंसी आती है। आप मोदी जी अगर इस एजेंडे में चले तो मैं तो सबसे पहले मोदी की प्रशंसा करने वाला शख्स हूंगा। हाँ, सबसे पहले मैं हूंगा। तो आपको नहीं लगता इससे असमानता दूर होगी? सुन लीजिए, समानता दूर कहां हो रही है? हाँ। 5% लोगों को पकड़ने के लिए 95% देश की जनता कहना चाहिए परेशान है। मुझे ताज्जुब होता है कि इस धन को जमा, जो आज धन बैंकों में जमा हुआ है, जो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का है, इन्होंने लाइन में लग के जमा करा है। हाँ। अगर इस धन को बीजेपी ये कहती है कि ब्लैक मनी थी तो बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। एक तालाब, एक स्थिति ऐसी बन गई है, जी जी जी, 5 मगरमच्छों को पकड़ने के लिए, एक मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पूरे तालाब को सुखा दिया गया है, और वो मछलियां जो तालाब में थी वो तड़प रही हैं। देश की जनता की वही हालत है जो सूखे हुए तालाब में मछलियों की होती है। हाँ, इन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। जी जी, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम क्या है। मैं ये कहूंगा अगर बीजेपी यकीनन काले धन के ऊपर अगर सीरियस है तो उद्योगपतियों से कैश में चंदा लेना बंद करे। और फिर एक बात कहूंगा, ठीक है, जो इनकी बहुत सारे आरोप हो गए सरकार पर, सबका जवाब प्रेम शुक्ला साहब को देना है। प्रेम शुक्ला साहब, आखिरी कमेंट आपसे इन तमाम सवालों का जवाब। और मेरा एक छोटा सा सवाल कि क्या अब विपक्ष का यह रुख देखते हुए पीएम जवाब देंगे सदन के अंदर? देखिए, जनतंत्र को जिन्होंने धनतंत्र और गणतंत्र में तब्दील किया था उनको बहुत निश्चित तौर पर पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा का प्राकट्य दिखाई दे रहा है। जनहित के जो भी निर्णय हैं उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी सदैव तत्पर रहते हैं। अब संसद की जहां तक बात है, उसमें एक सकारात्मक बहस, स्वस्थ बहस की आवश्यकता है, और विपक्ष को स्वस्थ बहस में आना चाहिए, ना कि देश को दिग्भ्रमित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने जो पैसे जमा हुए हैं 5 लाख और कुछ करोड़ रुपए, उनको किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो है वो काला धन है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उसको काला धन करो, माफी मांगो। जो बगुले हैं, जब बगुलों को मछलियों की चिंता सताने लगे और वो उस पर जो है चिचियाने लगे, तो समझ लो कि ये कुछ उसके साथ घात करने वाले हैं। अब इनको घात का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि बगुला पकड़ लिया गया है और अब वो तालाब में घुस नहीं पा रहा है, तो मगरमच्छ की चिंता दिखाकर मछलियों को भड़काने का काम कर रहा है। मछलियां जानती है कि बगुले से बचना। वो तो कह रहे हैं 4 मगरमच्छ पकड़ने के लिए आपने हजारों मछलियां मार दी। बगुले दिखाई दे रहे हैं ना, बगुले दिखाई दे रहे हैं, उड़ गए हैं, दिखाई दे रहे हैं बगुले सारे के सारे। क्या किसान जो बगुले जो है, जो बगुले अपने कैंडिडेट के पैसे लौटा रहे हैं, जो बगुलों का काला धन खराब हो गया है, जिन बगुलों की बेहिसाबी संपत्ति जो है वो राडार पर आ गई है, तो बगुले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मछलियां खुश हैं कि बगुलों को उड़ने का मतलब मेरा सवाल ये है प्रेम शुक्ला साहब, और पूरे विपक्ष का रुख भी मैंने देख लिया, संसद चलेगी ऐसे में कैसे? आप कह रहे हैं पीएम बयान देंगे नहीं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि पीएम को बयान देना होगा, ऐसे में संसद चलेगी कैसे? खान साहब 10 सेकंड का आंसर दे पाए आप। मैं ये कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, आज सोशल मीडिया आम की बात हो गई है क्या कि हम नहीं झुकेंगे? में खड़े हुए पिछले आदमी ने ये कह दिया कि अगर मुझे पैसे नहीं लेने दिए तो अगली बार में प्रधानमंत्री को वोट दूंगा, तो डर के मारे सारी लाइन सामने भाई पहले पैसे क्यों ले लेना, लेकिन अगली दफा प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को वोट मत देना। देश की ओपिनियन ये बन रही है, समझाने की, सवालों के जवाब देने की। हाँ ठीक है, ठीक है, यानी कोई भी अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तारिक सिद्दीकी साहब, निखिल मंडल साहब, प्रेम शुक्ला जी, मोहम्मद अली खान
और जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, इसलिए इस डिस्कशन को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि संसद का जो गतिरोध है उसे खत्म कैसे किया जाता है। और कहा यह जाता है कि यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो संसद का गतिरोध खत्म करे। नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।